ठीक है, तो मैंने शेयर भी किया, आप लोग उसको भी ओपन कर सकते हैं वहाँ से डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस हम डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजिक और स्ट्रेटेजी से हम बेसिक हमने ऑलरेडी कुछ पॉइंट क्लियर कर लिया था कंसेप्चुअल। ठीक है, एनालिसिस हमारे पास यहाँ पर पोर्शन है। अब यहाँ पर एनालिसिस हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। ठीक है, रिसर्च होता है, किस हवाले से रिसर्च होता है, या रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू द कंपनी स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज और स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन से हवाले से। ठीक है, कि जब आप कोई बिजनेस में किस बिजनेस के हवाले से स्ट्रेटेजी डेवलप करना चाहते हैं, स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या होना है, एक एनालिसिस की जरूरत होती है, रिसर्च की जरूरत होती है। और वो रिसर्च होता है, आप क्या करते हो, इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों की बेस पे आप क्या करते हो, एनालिसिस करते हो, और उसी की बेस पे हम स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं कि आपके प्रोडक्ट लाइन के हवाले से, आपके बिजनेस परफॉर्मेंस के हवाले से, ठीक है ना, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस क्या हो सके, इंप्रूव हो सके। ठीक है ना, तो उसी हवाले से ये स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च ऑन अ कंपनी एंड इट्स ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट में इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों आती हैं, टू फॉर्मुलेट स्ट्रेटजी, जिसकी बेस पे आप स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करते हैं। किस तरह करते हैं, उसी की तरफ हम जाते हैं। ठीक है, the definition of the strategic analysis may differ from the academic or business perspective, but the process involves some common factor। ठीक है ना, जब भी हम रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, रिसर्च करते हैं या एनालिसिस करते हैं, ठीक है, तो बिजनेस हो या एकेडमिक हो, दोनों में डिफर हो सकता है, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं वो हमारे पास ये होती है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग डेटा रेलेवेंट टू द कंपनी स्ट्रेटजी। ठीक है ना, अब यहाँ पर हम कंपनी बेस पर बात करते हैं, तो कंपनी बेस में आपका स्ट्रेटजी क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट लाइन के लिए आपके पास क्या हो, आप चाहते हो कि आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करो, आप चाहते हो कि आप अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज करो, आप चाहते हो कि आप अपनी मार्केट शेयर को इंक्रीज करो, आप चाहते हो कि आप अपनी कंपनी ग्रोथ को इंक्रीज करो। ठीक है ना, तो उससे रिलेवेंट आपके पास क्या होना चाहिए, आपका डेटा होना चाहिए। ठीक है, आपका डेटा होना चाहिए, उस डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसको इवैल्यूएट करना ये जरूरी होता है, वो एकेडमिक करते हो या बिजनेस पर्सपेक्टिव में करते हो, ये कॉमन फैक्टर होता है किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए, उससे रिलेवेंट डेटा को आइडेंटिफाई करना और उसको इवैल्यूएट करना। समझ आ रही है ना? ठीक है, सेकंड वन इज डिफाइन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट टू बी यूटिलाइज्ड, क्योंकि आप एक बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है ना, तो बिजनेस सेटअप जो होता है, बिजनेस सेटअप एक एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, ऑपरेट होता है। ठीक है ना, और उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों होती हैं, जो आपकी बिजनेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है। सही है, जिसके साथ आपका बिजनेस लिंक करता है। ठीक है ना, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही है, उसमें ऑलरेडी हम इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिया था, यूजिंग सेवरल एनालिटिकल मेथड। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम उस एनालिटिकल मेथड की तरफ जाएंगे जहाँ पर आपकी जिसकी बेस पे आप स्ट्रेटेजिक एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, उसमें आपके पास क्वार्टर 5 फोर्सेस मॉडल होता है, स्वॉट एनालिसिस होता है, वैल्यू चेन एनालिसिस होता है, बीसीजी मैट्रिक्स होता है, मैकिन्सी 7S स्ट्रेटजीज होते हैं, जो बिजनेस स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ इसमें पढ़ा होता है। आपने कौन बिजनेस वाले आप बिजनेस, ठीक है ना, बीसीजी मैट्रिक्स आप लोगों ने मैकिन्सी, ये वही स्टेप्स है हमारे पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। ठीक है, ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस, जिसमें हम जब आपके करंट स्ट्रेटेजी आप डेवलप करते हो, ठीक है, तो करंट स्ट्रेटेजी जो होती है या तो एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें आप अपनी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटेजी को इंप्रूव करते हो, या आप न्यू स्ट्रेटेजी की बात करते हो जब आप जिससे आप अपनी फ्यूचर प्लान को डिफाइन करते हो कि आपके फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या हो सकता है, प्रोडक्ट के लाइन के हवाले से या बिजनेस परफॉर्मेंस के हवाले से। ठीक है ना, ठीक है, तो करंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो दोनों पे डिपेंड करती है, इंटरनल एनवायरनमेंट पर भी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर भी। ठीक है, ये दोनों जो होती हैं, इसके जो फैक्टर्स होते हैं, जो आप स्ट्रेटेजी जो बीइंग अ मैनेजर जब आप स्ट्रेटेजी को डेवलप करते हो तो इन इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट्स को क्या करोगे, मेजर करोगे, उसको उसमें लाजमन शामिल करोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करते हो, जो होती है असेस करना, करंट स्ट्रेटजी एंड एनवायरनमेंट को असेस करना। ठीक है, उसकी स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करना कि फॉर एग्जांपल आपके पास मोर देन वन स्ट्रेटजीज क्या हो सकती है, उसको इवैल्यूएट करना, कंपैरिजन करना, और जो बेस्ट स्ट्रेटजी आपके बिजनेस के लिए होती है उसको डेवलप करना। ठीक है ना, और साथ साथ उसको फाइनली रेकमेंड करना। ठीक है, ये तमाम जो होती हैं, तमाम स्ट्रेटजीज होती हैं, इसमें आपका गोल
और जो फ्यूचर परफॉर्मेंस होता है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। क्योंकि स्ट्रेटेजी जो होती है विदाउट आप मिशन या विदाउट मिशन जो होती है आप उसको डेवलप नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि बिजनेस जो गोल्स होते हैं, बिजनेस जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो आपके बिजनेस के विजन और आपके बिजनेस के मिशन पर डिपेंडेंट होते हैं, समझ आ रही है ना, ठीक है। तो उसी हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हो और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो गोल होता है, आपका जो बिजनेस या कंपनी का जो गोल होता है उसी पर अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेजर करते हो और एक न्यू फ्यूचर स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हो। स्ट्रेटजी हमारे पास वही क्या है, इज अ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन का कहलाता है। क्लियर हो गया? इसी में ये हमारे पास इसकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस प्रोसेस में हमारे पास परफॉर्म एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ द करंट स्ट्रेटजी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ब्रीफली हम पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, कि इसी को किस तरह आप अपने एनालिसिस को करते हो करंट स्ट्रेटजी के लिए, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, ये आपका स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अ कंपनी नीड टू कंप्लीट एनवायरमेंटल एनालिसिस ऑफ इट्स स्ट्रेटजी, ठीक है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंसीडर इंक्लूड सच एज ऑपरेशन एफिशिएंसी, ठीक है ना। आपके ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन होती है या इंडस्ट्री जो ऑपरेशन इनएफिशिएंसी होती है, ठीक है ना, इनपुट के हवाले से होती है, आउटपुट के हवाले से होती है, मशीनरी के हवाले से हो सकती है, लेबर के हवाले से हो सकती है, टेक्नोलॉजी के हवाले से हो सकती है, क्वालिटी के हवाले से हो सकती है, ठीक है ना। जो आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी को डिफाइन इनएफिशिएंसी को डिफाइन करती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से आपकी इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है, तो ये आपके इंटरनल एनवायरनमेंट आ जाता है ना, समझे, इंटरनल है ना, ठीक है। तो इसी तरह इम्प्लाई मोरल्स हो गए, आपकी कंस्ट्रेंट्स होती है, आपकी कंस्ट्रेंट्स जो फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपकी कंस्ट्रेंट्स आती है, लिमिटेशन आती है, ठीक है। ये आपकी इंटरनल एनवायरनमेंट जो होती है इसको आप क्या करते हो, मुहैया करते हो। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आपके पास पॉलिटिकल ट्रेंड्स होते हैं, आपकी इकोनॉमिक शिफ्ट्स होती है, आपकी चेंज कंज्यूमर टेस्ट होता है, आपकी रूल्स एंड लॉज होती है, लॉज एंड क्या कहते हैं, लॉ एंड रेगुलेशन जो होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो रूल्स बनाती है, ठीक है ना, आपकी पॉलिसीज हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट टैक्सेशन हो सकती है, तमाम आपकी एक्सटर्नल फैक्टर्स होती है जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करती है, जिसमें आपकी जो आपकी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए जरूरी होती है, ठीक है। सेकंड वन हमारे पास इसमें क्या है, ठीक है, डिटरमाइन इफेक्टिवनेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी, ठीक है ना, समझ आ रही है ना। जिस तरह मैंने कहा कि स्ट्रेटजी जो होती है, आप जब करंट स्ट्रेटजी की बात करते हो तो करंट में आपकी न्यू स्ट्रेटजी भी आती है और आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी भी आती है, ठीक है। तो अगर आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी डेवलप हुई तो उसको आप किस तरह इफेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना, मजीद उसमें किस तरह डेवलपमेंट ला सकते हैं, इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है ना। तो की पर्पस ऑफ स्ट्रेटजी एनालिसिस टू डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ द करंट स्ट्रेटजी, ठीक है, एंड prevailing the business environment. Strategists must ask themselves questions such as strategy failing or succeeding. When we meet our stated goal, does our strategy align our mission and values, ठीक है ना, सही है। जिस तरह हमने कहा कि हमने स्टार्ट में कहा कि स्ट्रेटजी जब हम बात करते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन के जो मिशन होता है, मिशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उससे उसकी बेस पे होती है, उससे रिलेवेंट होती है, ठीक है ना। तो दीज आर द क्वेश्चन, ठीक है ना, दीज आर द क्वेश्चन जो स्ट्रेटजिस्ट होता है या एनालिस्ट होता है वो आस्क करता है या मेजर करता है कि वो उसकी जो स्ट्रेटजी है, करंट स्ट्रेटजी है, वो फेलिंग में है या सक्सीडिंग में है, ठीक है। अगर सक्सीडिंग में है तो मजीद उसको किस तरह सक्सीड किया जा सकता है, अगर फेलिंग है तो वो क्यों है, इनएफिशिएंसी आती है, ठीक है। तो उसको फिर किस तरह बेहतर किया जा सकता है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को मीट कर रहा है, ठीक है, या क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन या मिशन या वैल्यूज है उसके मुताबिक है कि नहीं है। तो उस तरह इस तरीके से उसके लिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस किया जाता है। पॉइंट यहाँ पर क्या है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस है, ठीक है ना। तो इसलिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस जरूरी हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद प्लान को फॉर्मुलेट करना, ठीक है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आंसर टू द क्वेश्चन पोज्ड इन द असाइनमेंट स्टेज इज नो और अनश्योर, ठीक है। सो आप क्या करोगे, प्लानिंग स्टेज में भी द कंपनी प्रपोज स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, फिर वो क्या करता है, स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव की तरफ जाता है कि कौन सी बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं, अपने ऑपरेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं, ठीक है ना। और क्या क्या इस तरह अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जिससे ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर क्या होती है, डेवलप हो सकती है, इंप्रूवमेंट आ सकती है, ठीक है। फोर्थ स्टेज में जो होता है, फिर लास्ट में जो हमने ग्राफ में दिखाया है उसमें रिकमेंडेशन दिया जाता है, ठीक है ना, रिकमेंडेशन एंड इंप्लीमेंटिंग द मोस्ट वायबल स्ट्रेटजी।
समझ आ रही? लाजमी बात है जब आप किसी डेटा आपने कलेक्ट कर लिया है रिलेटेड टू स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, इंटरनल एक्सटर्नल हवाले से, फिर उसके बाद आपके पास जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव और विजन आपने ऑलरेडी डिफाइन है, उसकी बेस पे आप इवैल्यूएशन करते हो, फिर फाइनली जो होते हैं आप स्ट्रेटजी डेवलप करते हो, स्ट्रेटजी में आप अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी भी डेवलप करते हो। तो लाजमी बात है आप रिकमेंडेशन फिर करोगे ना, ठीक है ना? रिकमेंडेशन आप किसकी करोगे? वो स्ट्रेटजी जो सबसे ज्यादा वायबल होगी, वो स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा रेलेवेंट होगी, वो स्ट्रेटजी जो आपके लिए सबसे ज्यादा क्या हो सकती है, सफिशिएंट हो सकती है, एफिशिएंट हो सकती है, ठीक है ना? तो आप उस स्ट्रेटजी को क्या करते हो, रिकमेंड करते हो, और इसी की बेस पे आप क्या होता है, आपकी रिकमेंडेशन होती है और उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है ना? तो एट लास्ट में कहते हैं कि स्ट्रेटजी मस्ट बी इंप्लीमेंटेड, असिस्ट एंड रीअसिस्ट, एंड दे मस्ट बिकॉज़ बिजनेस एनवायरनमेंट आर नॉट स्टैटिक, ठीक है? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट तो स्टैटिक नहीं रहता ना, एक नहीं रहता ना, तो इस वजह से आपकी स्ट्रेटजी भी कांस्टेंट नहीं रहती, ठीक है ना? आपकी स्ट्रेटजी भी क्या होगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, समझ आ रही? कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी, आपने स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे और उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगा, उसमें चेंज नहीं होगा, समझ आ रही? क्योंकि स्ट्रेटजीज क्या है, बेसिकली वो आपकी डिसीजंस होती हैं। बीइंग अ मैनेजर जो होता है, या आप कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी की बात करते हो, या हम फंक्शनल लेवल की स्ट्रेटजी की बात करते हैं, ऑपरेशन लेवल स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, वो आपकी डिसीजंस होती हैं, बिजनेस के हवाले से, प्रोडक्ट लाइन के हवाले से, कुछ भी हो सकती है जो बिजनेस परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सके, ठीक है ना? तो ये हमेशा क्या रहेगी, फ्लेक्सिबल रहेगी, ठीक है? तो ये बिजनेस के स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की इंपॉर्टेंस भी कह सकते हैं कि क्यों आपके लिए जरूरी होता है, ठीक है ना? अब हमने बात की कि हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के लिए टूल्स की बात करते हैं, ठीक है ना? कि हम टूल्स यूज करते हैं और उस टूल की बेस पे हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस करते हैं, या स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, या स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं, या स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करते हैं, ठीक है? या हम कह सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरह आगे फ्यूचर में अकॉर्डिंग टू विजन जो होता है वो अपने गोल्स को अचीव कर सकता है, ठीक है? तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट वन जो होता है मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क इसको कहते हैं, ठीक है? मैकिंजी, ठीक है? मैकिंजी 7S फ्रेम यहाँ पर एक ब्रीफ में है, ठीक है? इसी ब्रीफ में इसको जरा इसकी हिस्ट्री समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी 7S की तरफ आते हैं, ठीक है? मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क इज अ मैनेजमेंट मॉडल developed by the well-known ये क्या बिजनेस consultant Robert H. Waterman and J.R. and Tom Peter in 1980, ठीक है? इन्होंने ये जो था ये डेवलप किया था मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट मॉडल। ये क्या कि दिस वाज द स्ट्रेटेजिक विजन फॉर द ग्रुप, ठीक है? फॉर द ग्रुप में जो होता है बिजनेसेस भी आते हैं और बिजनेस यूनिट्स भी होते हैं, ठीक है ना? और आपके पास टीम भी आती है। उन्होंने ये ग्रुप जो था, ये मॉडल जो था ये डेवलप किया था 7S के नाम से, ठीक है? जिसकी बेस पे स्ट्रेटेजिक एनालिसिस आप कर सकते हो या स्ट्रेटजीज को डिफाइन कर सकते हो। दी 7S जिसमें आपके पास स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी आता है, स्ट्रक्चर आता है, आपका सिस्टम आता है, स्टाफ, स्टाइल, स्किल एंड शेयर वैल्यू, ठीक है? इसको मैकिंजी ने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, इसको दो ग्रुप में डिवाइड किया, हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट में। ये फर्स्ट जो आपके पास आ रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रेटजी और सिस्टम, ये हार्ड एलिमेंट कहलाते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कहते हैं, हार्ड एलिमेंट, और जो बाकी आपके पास 4 है ये सॉफ्ट एलिमेंट बन जाते हैं। अब इसको हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट क्यों कहते हैं? सब हार्ड एलिमेंट और सॉफ्ट एलिमेंट इसलिए कहते हैं कि ये हार्ड एलिमेंट जो होते हैं ये जब एक दफा बनाए जाते हैं फिर ये चेंज नहीं होते, ठीक है ना? वो स्ट्रेटजी होती है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, या हायरार्किकल जो हम लेवल इसको कहते हैं, ठीक है ना? या आपका ऑर्गेनाइजेशन का, या आपकी कंपनी का, या आपकी इंडस्ट्री का, या आपका बिजनेस का पूरा सिस्टम होता है, ठीक है ना? ये एक दफा बनता है, आप देखते हैं ना, ठीक है ना? ये कभी चेंज नहीं होते। हायरार्किकल लेवल जो होता है, सिस्टम जो होता है, ठीक है ना? सिस्टम में पूरा सेटअप आता है, ठीक है? और जो स्ट्रेटजी डेवलप की जाती है तो स्ट्रेटजी को इसलिए हम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन के फ्यूचर प्लान को डिफाइन करता है, समझ आ रही है ना? ठीक है? बाकी जो होती है इसको सॉफ्ट एलिमेंट कहते हैं, उसको अकॉर्डिंग टू नीड जो होता है, क्योंकि ये इंटरनल होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट से रिलेवेंट होता है, तो अकॉर्डिंग टू नीड जो होती है उसमें अपग्रेडेशन या उसमें चेंज लाया जाए। क्लियर हो गया? ठीक है, ठीक है? जो मैं आपको कहा कि आपके पास हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। क्लियर?
ठीक है, सही है। तो हमारे पास जो 3 एलिमेंट्स हमने बात की कि these are the hard element, ठीक है। तो उसको फर्दर इसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। जिस तरह मैंने कहा कि ये कांस्टेंट होते हैं, इसको हम फिक्स रखते हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी है, दिस इज द हाईली पर्सपेक्टिव ऑन द बेसिस एंड हाउ प्लान टू राइज अबव, ठीक है ना, अबव योर कंपटीटर्स ओवर टाइम, ठीक है। ये स्ट्रेटजी के कांसेप्ट को डिफाइन किया कि स्ट्रेटजी के इंपॉर्टेंट अबाउट क्या है, ठीक है। मोस्ट लाइकली यू विल एबल टू ड्रा मोस्ट ऑफ योर स्ट्रेटजी फ्रॉम द बिजनेस प्लान, ठीक है ना। सही है, बिजनेस प्लान से ही होता है ना आपकी स्ट्रेटजी, दैट शुड हैव बीन ड्राफ्टेड व्हेन यू आर फर्स्ट गेटिंग स्टार्टेड। इसी तरह आगे कहते हैं कि इन सम cases होगा, ठीक है। In some cases your strategy could be defined by the subsection of the business in which you are work, ठीक है ना। For example, if you are accounting manager within a large organization, your strategy must be related to that how you can best provide the accurate data that is required from those above you, as opposed, ठीक है, it related to the business operation as a whole, ठीक है ना। सही है। तो स्ट्रेटजी जो होती है, स्ट्रेटजीज हमने लेवल की बात की थी लास्ट में ख्याल से लेक्चर में कि लेवल स्ट्रेटजी 3 फॉर्म में होती है। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है, फंक्शन लेवल स्ट्रेटजी होती है, ऑपरेशन लेवल स्ट्रेटजीज होती है ना, ठीक है ना। तो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज होती है, जो कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर की बेस पे अपनी स्ट्रेटजी या डिसीजन करते हैं, ठीक है ना। सही है। इसी तरह ऑपरेशन लेवल जो होती है ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, और फंक्शन लेवल जो होता है कोई भी फंक्शन होता है, जिस तरह मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस होता है, ह्यूमन रिसोर्स होते हैं, R&D होता है, these are the functional area of the business, ठीक है। तो these are relevant to the function level of the strategy। ये ओके, फर्स्ट क्लास अच्छा। ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर जो होता है, स्ट्रक्चर इज अनदर वन दैट यू प्रोबेबली हैव हैंडल, ठीक है ना। हैंडल ऑन ऑलरेडी स्ट्रक्चर इज ऑफन विजुअलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। स्ट्रक्चर होता है, हम ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में उसको डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। टॉप मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट, शॉर्ट में या आपके पास लोअर लेवल मैनेजमेंट जो होता है, जो हायरार्किकल लेवल होता है आपके स्ट्रक्चर पे डिफाइन होता है, ठीक है ना। या अदर डॉक्यूमेंट हु रिपोर्ट टू हुम, ठीक है ना, या ये भी आपके स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैनेजर, सुपरवाइजर जो होता है मैनेजर करता है, मैनेजर जो होता है टॉप मैनेजमेंट में जनरल मैनेजर डायरेक्टर को करते हैं। इसी तरह एक हायरार्किकल लेवल होता है, ठीक है। So the structure could be done in terms of the whole organization, ठीक है ना, और डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी सच एज अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, वही एग्जांपल आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। सही है। तो ये जो बिजनेस वाले होते हैं, तो जो नॉन बिजनेस है उसके लिए मैं जरा इसको मजीद एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। एंड द लास्ट वन एंड द थर्ड वन जो एलिमेंट हार्ड एलिमेंट है, ये हमारे पास क्या होता है, सिस्टम होता है, ठीक है ना। अब सिस्टम जिस तरह के हाउ द जॉब गेट डन, दिस इज वर्क दैट इज टेकिंग प्लेस ऑन अ रेगुलर बेसिस, ठीक है, जो कि कीप द बिजनेस ऑपरेटिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड। मोस्ट लाइकली द सिस्टम इज वेयर यू स्पेंड, ठीक है ना, टुवर्ड्स मेजॉरिटी ऑफ योर टाइम एज अ मैनेजर, ठीक है। एंड सिंपल सी बात हमारे पास क्या है, ठीक है, एक सेटअप होता है ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है ना, बिजनेस का, इंडस्ट्री का, समझ आ रही है, कोई भी सेक्टर हो उसका एक सेटअप होता है, सही है। उस सेटअप में एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है अकॉर्डिंग टू द सर्विस, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्शन, सही है, या ऑपरेशन, ठीक है। अगर इंडस्ट्री है तो वो उनकी जो ऑपरेशन होगा वो प्रोडक्शन से होगा, सही है ना। अगर सर्विस सेक्टर है तो उनकी जो ऑपरेशन होगा वो सर्विस सेक्टर से होगा, ठीक है। तो उस सर्विस सेक्टर को, उस ऑपरेशन को, उसको चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक सेटअप होता है, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन जो टारगेट होता है या जो गोल होते हैं उसके मुताबिक वो अपनी ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, सही है ना। अब वो सिस्टम जो होता है वो यहाँ पर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के हवाले से वो एक फिक्स सेटअप होता है, एक कांस्टेंट कह सकते हैं या फिक्स सेटअप कह सकते हैं, जिस पर बिजनेस जो होता है फुली डिपेंड करता है, जिस पर बिजनेस क्या करता है, फुली डिपेंड करता है। अब अगर हम एक इंडस्ट्री की ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, ठीक है ना, तो इंडस्ट्री के ओवरऑल परफॉर्मेंस को कहां पे, किस लिहाज से मेजर करेंगे, उसकी प्रोडक्ट लाइन में मेजर करेंगे।
वो एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो या लम्प सम प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो या मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है ना, या सेवरल प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, ठीक है ना, तो वो एक सिस्टम के तहत वो क्या होगा, अपनी प्रिपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली उस सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास ये सॉफ्ट एलिमेंट्स होती हैं। आपके पास सॉफ्ट एलिमेंट में आपके पास जो होती है शेयर्ड वैल्यू होती है, स्टाइल हो गया, स्टाफ हो गया, ठीक है ना, ये आपके पास और स्किल्स जो होती हैं, दीज आर द सॉफ्ट एलिमेंट ऑफ द मैकेंजी 7S जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। शेयर्ड वैल्यू में हमारे पास क्या है, थिंक ऑफ दिस पॉइंट एज ओवरऑल कल्चर ऑफ द कंपनी। शेयर्ड वैल्यू, ठीक है ना, हम मार्केट शेयर की बात करते हैं ना, ठीक है। बिजनेस जो होता है दो तरीकों से हम उसको उसकी कंपिटिटिव या कंपिटिटिव एडवांटेज को मेजर करते हैं। एक उसका कंपनी का ग्रोथ होता है, कंपनी ग्रोथ होता है, और फिर उसके साथ साथ उसकी कंपनी का मार्केट शेयर होता है। क्या होता है? जिसकी बेस पे हम उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं, या हम कह सकते हैं कि बिजनेस सक्सेस कर रहा है या फेलिंग में जा रहा है। समझ आ रही ना। अगर इसकी अब आगे ग्रुप आएगा जिसमें बीसीजी में हम इसको एक्सप्लेन भी करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीजों पे होता है जिसकी बेस पे आप अपनी ओवरऑल मार्केट को मेजर करते हो, उसमें आपके पास मार्केट शेयर एक होता है, ठीक है। अगर आपके पास आपका बिजनेस इन्वेस्टमेंट लार्ज सम ही क्यों ना हो, आपका मार्केट ग्रोथ ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास आपकी मार्केट शेयर ना हो, ठीक है, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कहां से आएगी, आपका कैपिटल, आपकी रेवेन्यू कहां से आएगा? आपकी रेवेन्यू का मार्केट शेयर से आता है। मार्केट शेयर में आप क्या करते हो, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च को जब इंट्रोड्यूस करते हो, लॉन्च करते हो, आपकी डिमांड होती है, तो उसकी बेस पे आपकी मार्केट शेयर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी कि जब आपका बिजनेस प्रॉफिट करेगा, और बिजनेस प्रॉफिट कैसे करता है, आपकी सेल से करता है, ठीक है ना, आपकी मार्केट से करता है। तो शेयर वैल्यू या मार्केट शेयर की हम यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये रिप्रेजेंट करता है आपकी ओवरऑल कल्चर ऑफ द कंपनी, आपकी पर्पस को, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज डन। द शेयर्ड वैल्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन should stretch all employees to create feeling of the cohesiveness and camaraderie, ठीक है ना। सही है। कैमरेडरी मेरे ख्याल से इंग्लिश टर्म है ये, जो हम कहते हैं जब आप इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन में, तो मेरे ख्याल से ये वर्ड उसके लिए यूज होगा। मे बी सर डाइवर्सिफिकेशन वी लुक फॉर इट। क्या आ रहा है यहाँ पे, कंपेनियनशिप आ रहा है, ठीक है, सही है। दीज आर द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड। जी सर, आप कुछ कह रहे थे? जी प्लीज। ये क्लियर हो गया वर्ड के वर्ड। स्टाइल जो होता है, स्टाइल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लीडरशिप स्टाइल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। स्टाइल में हमारे पास डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, हाउ आर यू गोइंग टू लीड योर टीम, ठीक है ना, हाउ आर यू गोइंग टू लीड योर team. The style of leadership that you should be in line with both culture of the organization. ठीक है, आपका जो कल्चर है, आपका जो आपके ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल सेटअप है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके मुताबिक आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को आके क्या करते हो, रन करते हो, अपने टीम को, ठीक है, अपने यूनिट को उसके मुताबिक ऑपरेट करते हो। समझ आ रही है, ताकि उस तरीके से आप अपने उसको चला सकें। तो ये आपके उसको स्टाइल को डिफाइन करता है। And need of your team, there are many different leadership styles employed by the manager, depending on the situation, circumstances, ठीक है ना। सही है, आप एक यूनिट में काम कर रहे हो, सही है, आप एक यूनिट के इंचार्ज होते हैं, आप यूनिट का हेड, आप एक यूनिट के हेड होते हैं, ठीक है। आपको पता होता है कि आपकी यूनिट का एनवायरनमेंट कैसा है, या आपको कैसा रखना चाहिए, किस तरीके से आपने अपने यूनिट को ऑपरेट करना है, किस तरह चलाना होगा, ठीक है ना। कोई भी यूनिट हो सकता है, ठीक है। तो वो आपकी स्टाइल पे डिफाइन करता है। आप स्टाइल में जो होते हैं, जो लीडरशिप स्टाइल होते हैं, तो लीडरशिप स्टाइल जो होती है, आप जो आपको सूट करता हो, जो आपकी यूनिट को सूट करता हो, वो आप अडॉप्ट करते हो, उसके मुताबिक आप अपनी टीम को चलाते हो, अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेशन करते हो। समझ आ रही है, ठीक है। इसी तरह स्टाफ जो होता है, लाजमी बात है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ योर टीम इज अ क्लासिक लीडरशिप रिस्पांसिबिलिटी, बट यू शुड आल्सो नीड टू नो हाउ टू देन गेट द मोस्ट from them, and also developing the skill among the way. A good leader will constantly improving क्या है आगे, they are stronger tomorrow than were today, ठीक है ना। सही है। तो
जो स्टाफिंग की जाती है, ठीक है, यू विल बेटर नो कि आपके पास जो स्टाफ होता है वो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो आपका जो ऑपरेशन होता है इसकी नीड के मुताबिक आप क्या करते हो, उस स्टाफ को उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हो, ठीक है ना, सही है। जिस तरह ये कह रहे हैं ना कि जो गुड लीडर क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इम्प्रूविंग देयर स्टाफ, जो के फ्रॉम दे आर स्ट्रॉन्गर टुमारो देन दे वर टुडे। कोशिश ये होती है कि वो वक्त के साथ साथ उसमें क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, उनकी डेवलपमेंट हो, ठीक है ना, उनमें एफिशिएंसी लाई जा सके, ठीक है। अब एफिशिएंसी लाने के लिए आपका एम्प्लॉय मोरल जो होता है डेवलप करना पड़ता है, एम्प्लॉय ट्रेनिंग देना पड़ती है, ठीक है ना, उनको मोटिवेट करना होता है, ठीक है ना। तो मुख्तलिफ किस्म की वो फैक्टर्स होती हैं जिससे आप अपनी एम्प्लॉय स्टाफ को क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, ठीक है। उसी तरह स्किल्स होती है, मेनी वे दिस पॉइंट गोज अलोंग विद द स्टाफ in team of knowing what you are going done in house with the skill you have available to you, ठीक है, सही है। स्किल वही बात आती है, ठीक है ना, कि जितना आपका एम्प्लॉय जो होती है आपकी बीइंग जो होता है मैनेजर, आपका जितना आपका स्किल ज़्यादा होगा, जितनी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी, उतनी ही आप क्या कर सकते हो, आप अपनी डिसीजन मेकिंग बेहतर कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बेटर तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपकी लेबर होगी या आपका सबऑर्डिनेट जो होता है या आपका टीम जितना स्किलफुल होगा, उतनी आपकी ऑपरेशन एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। तो इसीलिए जैसे स्किल्स होती है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो मैकिंजी 7S का जो यहाँ पर पॉइंट ये है कि these are the एलिमेंट्स, जो सॉफ्ट एलिमेंट जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसकी बेस पे आप अपनी मैनेजमेंट को बेटर कर सकते हैं, ठीक है, या आप अपनी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपने स्ट्रेटेजिक गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो these are the soft element हमारे पास होती है, शेड वैल्यू, स्टाइल, स्टाफ एंड स्किल, ठीक है। और सॉफ्ट एलिमेंट इसलिए क्योंकि हम इसको अकॉर्डिंग टू द नीड उसमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था मैकिंजी 7S फ्रेमवर्क मैनेजमेंट टूल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है पोर्टर 5 फोर्स फ्रेमवर्क, दिस इज वन ऑफ द टूल, ठीक है। पोर्टर 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क इज अ टूल फॉर एनालाइजिंग कंपटीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, कि आप अपनी कंपटीटिव एडवांटेज किस तरह हासिल कर सकते हैं या कंपटीटिव पोजीशन को किस तरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना। It drawn from the industrial organization economics to derive 5 forces to determine the competitive intensity and therefore the attractiveness of industry in terms of the profitability। समझ आ रही है ना, ठीक है। ये किस्म के आपको बेसिक कंसेप्ट डिफाइन कर रहा है पोर्टर 5 फोर्सेस का, ठीक है। 5 फोर्सेस क्यों होगी कि यहाँ पर उसने एक 5 फोर्सेस डिफाइन किए जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपटीटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ठीक है ना। जिस तरह हम SWOT एनालिसिस करते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो उसी की बेस पे यहाँ पर उसने क्या किया है, थ्रेट ऑफ द न्यू एंट्रेंट बिजनेस में, ठीक है, बीइंग अ कॉम्पिटिटिव, जब आप बिजनेस को कम्पीट करते हो तो न्यू अराइवल जो होती है ये आपके लिए एक थ्रेट होता है, समझ आ रही ना, जो आपकी बिजनेस की एग्जिस्टेंस को इफेक्ट करता है। बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर, जिस पर आपका बिजनेस टोटली क्या करता है, डिपेंड करता है। सप्लायर के बगैर आप बिजनेस को क्या कर सकते, नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर भी आपके बिजनेस कॉम्पिटिटिव फोर्स या कॉम्पिटिटिव पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करता है, जितना आपकी बायर की क्या होती है, ज्यादा होती है। और थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है, सही है। जब आप बिजनेस करते हो तो लाजमी बात है कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट के साथ तो सिर्फ आप मार्केट में नहीं होंगे, ठीक है, कई आपके राइवल्स होंगे जो आपके कंपटीटर होंगे, जो आप सेम प्रोडक्ट मार्केट में वो भी लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो वो भी आपके लिए एक थ्रेट होता है। दीज आर द थ्रेट्स आपके बिजनेस के लिए क्या होती है, जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है ना। अब उसमें आपके पास 5 फोर्सेस ये आती हैं, ठीक है, जिससे आप अपनी कंपटीटिव फोर्स को या कंपटीटिव पोजीशन को क्या कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, जिससे आप अपनी कंपटीटिव पोजीशन को इंप्रूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें यहाँ पर राइवल अमंग एग्जिस्टिंग कंपटीटर,
कैसे आप अपनी कॉम्पिटिटिव फोर्स को मेजर कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स आपके पास कितने हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी ऑफ द कॉम्पिटिटर, आपकी कॉम्पिटिटर की डाइवर्सिटी कितनी है, इंडस्ट्री कंसंट्रेशन क्या है, इंडस्ट्री ग्रोथ आप मेजर करते हो, क्वालिटी डिफरेंस पे आप उसको मेजर कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को, ठीक है, जो ब्रांड लॉयल्टी होती है, ठीक है, इसी तरह बैरियर्स टू एग्जिस्ट होता है या स्विचिंग कॉस्ट होती है। दीज आर द इंडिकेटर्स, दीज आर, इसको इंडिकेटर कह सकते हैं, इसको फैक्टर्स कह सकते हैं, इसको एलिमेंट कह सकते हैं, जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर जो राइवलरी होती है उनके दरमियान उसकी कॉम्पिटिटिव मेजरमेंट कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव पोजीशन को मेजर कर सकते हो और उसी की बेस पे आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हो। समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ कंपटीटर्स कितने हैं, अगर जितने कंपटीटर्स ज्यादा होते हैं इसका मतलब है कि प्रोडक्ट भी उनके आपकी प्रोडक्ट कंपटीशन भी ज्यादा होगा। समझ आ रही है ना? इसका मतलब है कि सप्लायर थ्रेट भी आपके पास आएगा। इसका मतलब है कि जो आपकी पावर होती है, बार्गेनिंग जो पावर होती है वो भी इफेक्ट होगी, जितने कंपटीटर, नंबर ऑफ कंपटीटर ज्यादा होंगे। सही है ना? ठीक है, तो उसी पॉइंट से हम क्या करते हैं, अपनी कंपटीटिव पोजीशन को मेजर करते हैं और अपनी स्ट्रेटजीज को उसके मुताबिक जो होता है फिर डेवलप करते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ पर भी इसी तरह थ्रेट टू ऑफ न्यू एंट्रेंट, ठीक है, जब न्यू एंट्रेंट होती है आपके बिजनेस में, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आती है, न्यू इनोवेशन के साथ आती है, न्यू ब्रांड के साथ, न्यू ब्रांड के साथ आती है, ठीक है ना, तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, आपके लिए एक थ्रेट होगा। ठीक है, तो उस हवाले से जो होती है उसमें हम हमारे जो बैरियर टू एंट्रीज क्या होती है, ठीक है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स है, ब्रांड लॉयल्टी है, कंपटीटिव रिक्वायरमेंट्स हो गया, कंपटीटिव एक्सपीरियंस हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या होती है, ठीक है, एक्सेस टू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स या स्विचिंग कॉस्ट होती है। These are the, जिसके जरिए आपका बिजनेस जो आपकी जो कंपटीशंस होती है, कंपटीटर्स होते हैं, उनके लिए आपके लिए जो होता है फ्रॉम द कंपटीटर आपके लिए क्या थ्रेट हो सकती हैं, जिससे आप अपनी उसको मेजर कर सकते हो। ठीक है ना? यहाँ पर एक शॉर्ट सी जॉब में ही ये इसी पॉइंट पर ही ये तब एक्सप्लेन होता है तमाम। ठीक है, इसी तरह बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लाई, ठीक है ना, तो बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर हम कहां से मेजर करते हैं, नंबर एंड साइज ऑफ द सप्लायर। ठीक है, नंबर एंड साइज ऑफ द सप्लायर, यूनिक से ऑफ द सप्लायर प्रोडक्ट और फोकल कंपनी एबिलिटी टू सब्स्टिट्यूट, दीस आर द फैक्टर थ्रू जिससे आप अपनी सप्लायर के बार्गेनिंग पावर को मेजर करते हैं। ठीक है, इसी तरह बाकी जो है सब्स्टिट्यूट में भी हो गया। इसी तरह आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर भी है, जिसमें आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर होता है, साइज ऑफ द ईच कस्टमर ऑर्डर होता है, डिफरेंस बिटवीन आपकी कंपनी प्राइस, स्टेबिलिटी वगैरह वगैरह। ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर या बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर हो गई, या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स होते हैं, जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं या एग्जिस्टिंग कंपटीटर्स होते हैं। बेसिकली दीज आर द फाइव फोर्सेस, ये फाइव फोर्सेस होती है जो आपकी कंपटीटिव पोजीशन को क्या करती है, इफेक्ट करती है, जिससे आप आपकी कंपटीटिव जो पोजीशन होती है वो डिसएडवांटेज भी हो सकती है और एडवांटेजेस में भी जा सकती हैं। लेकिन एडवांटेज और डिसएडवांटेज बेसिकली आपकी अपने बिजनेस की स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करती है कि आप किस तरह उस फाइव फोर्सेस को कंपीट करते, फेस करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए चैलेंजेस होते हैं और उस चैलेंजेस को आप किस तरह फेस करते हो, किस तरह उसका हैंडल करते हो, किस तरह उस चैलेंजेस में इस तरह की जो थ्रेट्स होती है या जो प्रेशर होती है उसमें आप अपने बिजनेस को किस तरह सर्वाइव करते हैं। ठीक है ना? तो ये फाइव फोर्सेस बेसिकली वो मॉडल हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है। उसके बाद बीसीजी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं। ठीक है, ब्रीफली इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, बीसीजी मैट्रिक्स बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप, बीसीजी बोस्टन कंसल्टेंट ग्रुप्स product portfolio matrix is designed, ठीक है, is designed to help with long term strategic planning। किस लिए किया गया? लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए ये डिजाइन किया गया था। टू हेल्प अ बिजनेस कंसीडर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, टू रिव्यूइंग, ठीक है, इट्स पोर्टफोलियो ऑफ द प्रोडक्ट, टू डिसाइड वेयर टू इन्वेस्ट, where to discontinue or the one product, and it is also known as growth share matrix। ठीक है, आप लोगों ने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो पढ़ा होगा,
प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़े हैं? आप लोगों ने पढ़ा है ना, ठीक है ना। और शायद आप लोगों के लिए अब न्यू हर बिजनेस में जो होता है ना, बिजनेस का जो प्रोडक्ट होता है उसका लाइफ साइकिल होता है, जिसमें हम ये जो स्टेज होता है इसको हम इंट्रोडक्टरी स्टेज कहते हैं, ठीक है ना। ये आपके पास ग्रोथ स्टेज होता है, ये आपके पास मैच्योरिटी स्टेज होता है, और ये आपके पास डिक्लाइन होता है ना, ठीक है ना। हर प्रोडक्ट में होता है। कहता हूं बिजनेस वाले तो जो बिजनेस जो परफॉर्मेंस होती है हमेशा एक सिम में नहीं रहती, ठीक है ना, क्योंकि वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती है। जो हम अभी फोर्सेस की बात की, ठीक है ना, या इसी तरह एनवायरनमेंट की बात की, या इसी तरह हम गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिचुएशन की बात करते हैं, तो हमेशा जो होती है या आप जब कोई प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट में वर्क के साथ साथ जो होता है उसमें इनोवेशन आता है, इंप्रूवमेंट आता है, चेंज आता है, डेवलपमेंट आती है, ठीक है। तो हमेशा जो होता है प्रोडक्ट लाइन एक सिम में नहीं रहता, या बिजनेस की जो ओवरऑल मार्केट कंडीशन होती है वो एक सिम में नहीं रहती। तो जब ये एक इनोवेशन आता है प्रोडक्ट में, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो वो उसका इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, जीरो स्टेजेस हम कहते हैं, जहां पर ना प्रॉफिट होता है, कुछ भी नहीं होता, सही है ना, ना कोई मार्केट वैल्यू होती है, ना कोई कस्टमर होता है, ठीक है। बस एक मार्केट में एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो वो बिजनेस का प्रोडक्ट लाइन का इंट्रोडक्टरी स्टेज बन जाता है, ठीक है। फिर वक्त के साथ साथ उसमें जो कि प्रोडक्ट जो जब लॉन्च किया जाता है तो अकॉर्डिंग टू द कस्टमर या मार्केट नीड के मुताबिक ही होता है, सही है ना। तो फिर जब उसकी अवेयरनेस आ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी सेल इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, डिमांड आ जाती है, ठीक है। जब डिमांड आती है तो कंपनी ग्रोथ की तरफ चला जाता है, सही है ना। जब ग्रोथ की तरफ आता है तो ग्रोथ एक टाइम एक लिमिट होता है कि उस तक वो ग्रोथ होता है वो रहता है। अब वो ग्रोथ जो होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की टेक्नोलॉजी पे, सही है ना, क्वालिटी पे, कस्टमर की नीड पे, समझ आ रही है, नीड एंड सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है, मार्केट डिमांड पे डिपेंड करता है। वो तब बहुत से फैक्टर हो सकते हैं जिससे बिजनेस ग्रोथ की तरफ चल रहा होता है। फिर एक स्टेज आता है कि वो मैच्योरिटी में आ जाता है, ठीक है ना, मैच्योर लेवल, जिसमें मार्केट नीड तो होती है, जरूरत तो होती है, लेकिन एक लेवल होता है कि वो मैच्योरिटी तो रहता है लेकिन वो शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट की डिक्लाइन शुरू हो जाती है, इस प्रोडक्ट की डिक्लाइन शुरू हो जाती है, क्योंकि वो उसकी कस्टमर की जो नीड होती है, नीड या सेटिस्फेक्शन होती है वो चेंज हो जाती है, वो प्रायोरिटी चेंज हो जाती है, ठीक है ना। जो मार्केट डिमांड होती है वो डिमांड नहीं रहती जो ग्रोथ या मैच्योरिटी तक रहती है, तो होती है इसी तरह, सही है। फिर उसके बाद वो डिक्लाइन की तरफ आ जाते हैं। डिक्लाइन का मतलब है कि वो जिस तरह हम मोबाइल में देखते हैं, ठीक है ना, तो पहले 7 सिंपल मोबाइल होते थे, अब सिंपल मोबाइल जो थे इस तरह उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है ना। आजकल जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, एंड्रॉइड की है या कंप्यूटर है, डिजिटल सिस्टम है, ठीक है, तो हम ज्यादातर उसकी तो हम जो पुराना जो सिस्टम प्रोडक्ट होता है फिर उसको यूज करके उसकी डिमांड खत्म हो जाती है, फिर उसकी डिक्लाइन स्टेज शुरू हो जाती है। यहाँ पर बिजनेस क्या करता है, यहाँ पर बिजनेस जब इस स्टेज में आ जाता है तो यही बिजनेस जो होता है वापस इनोवेशन की तरफ आता है। क्या करता है, इनोवेशन की तरफ आता है, क्योंकि उसका जो दौरानिया होता है, टाइम पीरियड होता है वो खत्म हो जाता है, फिर वो उसी प्रोडक्ट में इनोवेशन लाता है। जिस तरह आप मोबाइल में न्यू टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, समझ आ रही है ना, एंड्रॉइड हो गए या अदर जो होते हैं, सही है, कंपनी वही होती है, सैमसंग ले ले, आईफोन ले ले, एप्पल ले ले, वगैरह वगैरह, समझ आ रही है ना, ठीक है, कंपनी वही है, लेकिन अपने न्यू प्रोडक्ट के साथ क्या करें, मार्केट में दोबारा अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च कर लें। ये क्लियर हो गया। इसको हम प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं या बिजनेस साइकिल भी इसको कहते हैं, सही है, ठीक है। ये मैंने ब्रीफ समझा दिया। मेन पॉइंट ये कि मैं बीसीजी मैट्रिक्स की तरफ आ रहा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। ये बीसीजी मैट्रिक्स है, नजर आ रहा है, ये बीसीजी मैट्रिक्स है। ये बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है, बोसन कंसल्टेंट ग्रुप जो होता है, ये बेसिकली ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ है जो आपकी किस चीज को डिफाइन कर रहा है, आपकी प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। अब मैंने यहां पर लाइफ साइकिल की बात की, अब लेकिन लाइफ साइकिल मैंने कहा कि ये एक सिंगल प्रोडक्ट होता है जिस पर बिजनेस जो होता है अपनी उसके लाइफ साइकिल डिपेंड करता है, ठीक है ना।
एक न्यू प्रोडक्ट होता है ना, जो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करता है, ग्रोथ और फिर मैच्योरिटी फिर डिक्लाइन, फिर दोबारा एक न्यू प्रोडक्ट के साथ आता है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जो लाइफ साइकिल होता है ये हम सिंगल प्रोडक्ट के लिए एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन जो बीसीजी ग्रुप होता है बेसिकली ये आपकी प्रोडक्ट लाइन को डिफाइन कर रहा है, प्रोडक्ट लाइन को एक्सप्लेन कर रहा है कि आप अगर एक कंपनी होती है या इंडस्ट्री है वो मोर देन वन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है, मोर देन वन प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रही है, तो उसके लिए वो क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करना चाहिए, सही है, कहाँ पे उसको इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उसको डाइवेस्ट करना चाहिए, कहाँ उसको हार्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पर उसको मेंटेन रखना चाहिए। ये बीसीजी मैट्रिक्स हमें बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है। तो बीसीजी मैट्रिक्स जो होता है ये दो में, जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा कि ये आपको कॉम्बिनेशन होती है आपकी प्रोडक्ट लाइन पे, प्रोडक्ट लाइन कॉम्बिनेशन है जो कि टू कंसेप्ट में आपको कंपैरिजन में आपको ये एक्सप्लेन करता है, ये आपके रिलेटिव मार्केट शेयर हो गया और एक आपका कंपनी ग्रोथ होता है। ठीक है, इसी की रिलेशनशिप में आपको ये एक्सप्लेन करता है कि आपके बिजनेस की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना, ये देख रहे हैं ये आपका हॉरिजॉन्टल ये आपके मार्केट ग्रोथ को शेयर कर रहा है, ये आपकी मार्केट शेयर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हाई टू लो होगा और यहाँ पर हाई टू लो होता है, ये क्वाड्रेंट कहलाता है। इन्हीं के 4 सेक्शन में ये आपको बीसीजी मैट्रिक्स एक्सप्लेन करता है। ये आपके पास स्टार होता है, ठीक है, एक स्टार होगा, एक क्वेश्चन मार्क होता है, एक आपके पास कैश फ्लो स्टेज होता है और एक आपके पास डॉग स्टेज होता है। सही है, स्टार कौन सा स्टेज होता है? स्टार वो स्टेज होता है जहां पर आपका मार्केट शेयर और आपका ग्रोथ दोनों हाई होते हैं, मार्केट शेयर और आपके जो ग्रोथ होगा वो दोनों टॉप पे होते हैं। ठीक है ना, इस स्टेज में कंपनी जो होती है अर्निंग क्या होगा, हाई रहता है, स्टेबल रहेगा, बिजनेस ग्रोइंग कर रहा होता है, कैश फ्लो न्यूट्रल रहता है। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए यहाँ पर? अगर आपकी बिजनेस कंपनी जो होती है मार्केट जिसे हम कहते हैं, मार्केट सिचुएशन हाई ग्रोथ होता है और आपको पता है कि आपकी बिजनेस जो है ग्रोथ के साथ साथ मार्केट शेयर भी आपकी हाई है, तो आपको क्या करना चाहिए? यू नीड टू इन्वेस्ट। ये आपका इन्वेस्टिंग स्टेज होगा। जिस तरह एप्पल ले लें, ठीक है ना, एप्पल है लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है ना। अब एप्पल में जो था मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट वो कर रहे हैं मार्केट में, आईपैड भी है, आईपॉड है ना, ठीक है, इसी तरह मैकबुक था, ये भी था एप्पल का ही है ना, ठीक है। इसी तरह एक और था जो था वो अभी जो वो कर रहे हैं आईफोन में कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं क्या कहते हैं एंड्रॉयड में जो कर रहे हैं मोबाइल में, ठीक है ना। कौन सा आजकल मॉडल चल रहा है आजकल? 13 है और 14 Pro Max। 13 और 14। अब ये जो है ये जो न्यू प्रोडक्ट है ये उनकी, अब उसको पता है कि उनको पता होता है कि ये जो है इस प्रोडक्ट की चूंकि बिकॉज ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी, ठीक है, और उनको पता है कि इससे अर्निंग भी ज्यादा है। अगर मार्केट में फॉर एग्जांपल एक न्यू प्रोडक्ट के साथ कब कोई कंपनी आती है ना, ठीक है, सपोज मोबाइल ले लें, और उनको पता है कि वो उसमें मार्केट डिमांड ज्यादा हो सकती है, सेल ज्यादा हो सकता है, अर्निंग ज्यादा आ सकती है, तो वो मजीद उसमें फिर क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट करेंगे। एक होता है ना प्रोटोटाइप प्रोडक्ट आता है, ठीक है, जब प्रोटोटाइप प्रोडक्ट आता है तो प्रोटोटाइप प्रोडक्ट जो होती है वो मार्केट में देखते हैं कि उसकी मार्केट जो है डिमांड क्या हो सकती है, ठीक है ना, एक सैंपल होता है ना, ठीक है। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो मार्केट में कम्पीट कर रहा है और उसकी फ्यूचर वैल्यू हो सकती है, तो फिर मजीद उसमें इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक है, मजीद उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो ये स्टार स्टेज जो होता है ये बेसिकली इस लाइफ साइकिल का ग्रोथ स्टेज कहलाता है, ठीक है, जहां पर बिजनेसेस जो होती हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज जो होती है इन्वेस्टमेंट की तरफ रखते हैं। क्लियर हो गया? ये स्टार स्टेज हमें ये डिफाइन करता है जब आपका बिजनेस, जब आप साइकिल को डिफाइन करते हो या स्ट्रेटजी को डेवलप करते हो, ठीक है। इसी तरह ये क्वेश्चन मार्क स्टेज होता है, ठीक है, लो मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ, लो मार्केट शेयर एंड हाई ग्रोथ। अगर आपके पास ग्रोथ हाई है लेकिन आपका मार्केट शेयर लो है तो आपके पास ये क्वेश्चन मार्क है कि अब क्वेश्चन मार्क है, ठीक है ना, सही है ना, ये आपका क्वेश्चन मार्क को डिफाइन कर रहा है। अब यहां पर आप श्योर नहीं होते
अब यहाँ पर श्योर नहीं है कि आपका ग्रोथ तो हाई है, लेकिन मार्केट शेयर क्या हो सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर में आप किस लॉस में भी जा सकते हो, प्रॉफिट में भी जा सकते हो, ठीक है। अर्निंग स्ट्रीम में लो होती है, अनस्टेबल होती है, लेकिन ग्रोइंग करती है, कैश फ्लो नेगेटिव रहता है, ठीक है। स्ट्रेटजी एनालाइज टू डिटरमाइन। अब यहाँ पर इस एनालाइज की जरूरत होती है। यहाँ पर जो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर वो क्वेश्चन मार्क की तरफ होते हैं, और ये क्वेश्चन मार्क जो होता है ये आपका इंट्रोडक्टरी स्टेज होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये क्या करो, स्टेबल रहोगे। यहाँ पर आप अपनी जिस तरह हम कहते हैं ना कि सब्र तहम्मुल का वो करोगे, ठीक है। देखोगे कि आपकी फ्यूचर में कहाँ पर जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एनालिसिस की जरूरत होती है, स्टडी की जरूरत है, रिसर्च की जरूरत होती है कि आप फ्यूचर में मैं भी स्टार में चले जाऊं, जिस तरह एप्पल जो अभी आईफोन वो कर रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले वो मैकबुक को, मेरा ख्याल से मैकबुक वगैरह जो था उनका जो प्रोडक्ट थी, ठीक है ना। अब उनको पता था कि जो प्रोडक्ट उस टाइम उन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है, उस टाइम जो थी उनकी जो पोजीशन जो थी, ग्रोथ तो हाई था क्योंकि कंपनी है, एक वेल ब्रांड था, समझ आ रही है ना, ग्रोथ तो ऑलरेडी था, लेकिन मार्केट शेयर क्या हो सकती है। तो फिर उसके लिए उन्होंने फिर न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया, फॉर एग्जांपल आजकल जो उसकी मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना, हाई मार्केट वैल्यू है, सही है। तो ये एक स्टेज होता है जब यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन मार्क एक स्टेज होता है, फिर आप यहाँ पर इसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है। क्वेश्चन मार्क उस पे किधर होगा सर? किसमें? ये जो आपने इंट्रोडक्शन, ये आपके पास इंट्रोडक्शन स्टेज है। अच्छा, क्वेश्चन मार्क हमारा ये इंट्रोडक्शन, ये आपके पास हो जाता है, आपका स्टार हो गया, ये आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है, ये आपका कैश फ्लो स्टेज है, ये आपका कैश फ्लो स्टेज है, समझ आ रही है। और ये जो डिक्लाइन होता है ये फाइनली लॉस स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कैश फ्लो स्टेज होता है जिसमें आपके पास हाई मार्केट शेयर और ग्रोथ होता है, अर्निंग हाई होती है, स्टेबल होती है, ठीक है, हाई स्टेबल होती है। स्ट्रेटजी यहाँ पर मिल्क की डिफाइन की गई है, काउ है ना, ठीक है ना, कैश फ्लो स्टेज काउ है। ये जो स्टेज होता है कैश फ्लो स्टेज जो होता है, यहाँ पर बिजनेस के पास पैसा बहुत होता है या अर्निंग ज्यादा होती है, अर्निंग ज्यादा होती है, लेकिन ये यहाँ पर कैश फ्लो, इसी कैश फ्लो को फिर वो यूटिलाइज करता है अपने क्वेश्चन मार्क में और अपने स्टार में। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात की है ना, ठीक है। ये बेसिकली ये मैच्योरिटी स्टेज है, ठीक है। अब मैच्योरिटी स्टेज पर बिजनेस के पास उसने अर्निंग भी बहुत की होती है, उसका ग्रोथ भी ग्रोथ स्टेज से भी आया होता है, ठीक है ना। इसके पास बिजनेस के पास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए सरमाया कैपिटल बहुत होता है, ठीक है। तो उसमें इस स्टेज में वो अपनी स्ट्रेटजी देखता है कि फ्यूचर में वो कहां जा सकता है, फ्यूचर में बिजनेस को कहां ले जा सकता है, ठीक है ना। न्यू इनोवेशन के जरिए या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो होता है उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में मजीद वो इंप्रूवमेंट ला सकता है ताकि वो अपने कस्टमर की या मार्केट नीड को फुलफिल कर सके या पूरा कर सके। जी सर। product portfolio ki chikam de kum da cash cow chikam product de जी सर। de da chikam cash razi da milk stage de ka matlab da der high cash generate kai या जनरेट या दिसर कैश इन्वेस्टमेंट पूल जनरेट से या chikam bal product chikam zamanga da de stage ki de da उसको स्टार स्टेज की या क्वेश्चन मार्क स्टेज की chikam product de no da cash मंगा रालू आ एक इन्वेस्टमेंट को क्वेश्चन मार्क हकीकी स्टार स्टेज तजमीन व्यापक के इन्वेस्टमेंट को अलता की वीडियो करने की दा एनालाइज के क्वेश्चन मार्क है स्टार स्टेज तजमीन व्या आले इन्वेस्टमेंट को कदा की व्या इन्वेस्टमेंट ने पता था स्टार स्टेज की होम द इन्वेस्टमेंट वीडियो जी के इन्वेस्टमेंट हो गई दा मतलब दा ग्रोथ स्टेज की यानी कि इन्वेस्टमेंट मजीद नोर प्रकार है सिर्फ द मार्केट शेयर निश्चित दे दा नो प्रोडक्ट लगा ग्रोथ स्टेज की है जी यस सर उनका मतलब सर दा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बारा वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है और दिस इज ओवरऑल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम ये इसमें डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि हम पॉइंट यहाँ पर हमारा कंसेप्ट होता है स्ट्रेटजीज के हवाले से कि आप अपने बिजनेस की फ्यूचर प्लान या फ्यूचर स्ट्रेटजीज क्या रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर एग्जांपल हम ये बीसीजी मैट्रिक्स होता है ना ये बीसीजी मैट्रिक्स आपको बेसिकली बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए किया जाता है ठीक है ना बिजनेस परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए या प्रोडक्ट लाइन मेजर करने के लिए बीसीजी मैट्रिक्स किया जाता है और ये हमें ये ग्राफ ये हमें बेसिकली इसी को एक्सप्लेन करता है ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट ग्रोथ एंड मार्केट शेयर
क्लियर हुआ? कंपनी ग्रोथ और मार्केट शेयर। ممكن البرودكت فقط الاقي في الماركت وممكن تصنع فقط الاقي मार्केट शेयर अब यहाँ पर ये पॉइंट है कि मार्केट आपको किस तरह पता चलेगा। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं टेलीविजन की, ठीक है। क्या क्या अभी टेलीविजन का कोई दौर है? और कह सकते हैं कि टेलीविजन में फ्यूचर में टेलीविजन का कोई दौर होगा, कह सकते हैं ना, क्योंकि डिजिटल सिस्टम की तरफ हम जा रहे हैं ना। अभी ऑलरेडी हम डिजिटल, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो मैं टीवी ज़्यादा नहीं देखता, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करता हूँ, यूट्यूब या नेट ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि टीवी जो होते हैं फ्यूचर में टीवी की ज़रूरत ही ना पड़े, सही है। टीवी की अल्टरनेट कोई न्यू प्रोडक्ट आ जाए, समझ आ रही है ना, कोई और इस तरह की टेक्नोलॉजी जो अभी यूज़ हो रही है, जिस तरह हम नेट और उसका यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो के साथ साथ टीवी का वो दौरान या ख़त्म हो गया या ख़त्म होने वाला है, समझ आ रही ना। इसी तरह बुक्स का ले लें, ठीक है ना। हम आजकल बुक्स रीडिंग कोई नहीं कर रहा, लेकिन अभी इसी बुक्स को पब्लिशर जो होते हैं, जो बुक पब्लिशर जो होते हैं, उनको फिर डिजिटल सिस्टम में कन्वर्ट होना पड़ता है, होगा, बल्कि हो चुके हैं ऑलरेडी। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट ना हो, ये कन्वर्ट ना हो, सही है। और इसी तरह एक दौर था बुक्स का या कोई भी प्रोडक्ट ले ले, ठीक है ना, कि एक दौर था, तो वो हमेशा तो मेच्योरिटी में नहीं रहता ना, खत्म तो होता है, उसका दोहराएंगे तो खत्म होगा ना, ठीक है। तो वो अपनी न्यू प्रोडक्ट में इनोवेशन की जरूरत तो उसे पड़ेगी। अब यहाँ पर ये आपकी, यहाँ से आप अपनी मार्केट शेयर को या मार्केट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं ना, ठीक है। जब एक बिजनेस एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है, वो उसके स्टेज से गुजरता है, जब मेच्योरिटी आती है, तो मेच्योरिटी के बाद ऑटोमेटिकली उसका डिक्लाइन तब ही स्टार्ट होता है जब उसकी मार्केट डिमांड या मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो जाए। हाँ, इसी तरह होगा ना, क्योंकि फिर वहां पर जो कस्टमर की आपका मार्केट जो नीड होती है वो जरूरत ही नहीं है उस चीज की। उसकी जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें उनको अदर आपके जो कंपटीटर्स हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई कंपटीटर है जिसने एक न्यू इनोवेशन ला चुके हैं, सही है। जिस तरह फॉर एग्जांपल सैमसंग और एप्पल का एग्जांपल लेंगे, ठीक है ना। एप्पल और सैमसंग दोनों लार्जेस्ट सेलिंग कंपनीज हैं, लेकिन वो किस चीज पे अपनी मार्केट शेयर को अपनी प्रोडक्ट पे कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी है ना, ठीक है ना। दोनों मुख्तलिफ, मतलब ये कंप्यूटर में आप यूज कर रहे हो, मोबाइल में आप यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में आप यूज कर रहे हो ना, ठीक है ना। और तमाम प्रोडक्ट जो हैं, जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, जाते हैं परचेज करते हैं, तो आप उसकी मुख्तलिफ मार्केट वैल्यू, ब्रांड और टेक्नोलॉजी और क्वालिटी, तमाम चीजों को देखते हैं, तभी आप उसी ब्रांड को, प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है ना। ये उसकी मार्केट वैल्यू होती है जिसको आप खरीद रहे हैं। इसी तरह उस मार्केट वैल्यू जो होती है, जब न्यू प्रोडक्ट न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो वो पुरानी ऑटोमेटिकली आप क्या करते हो, रिफ्यूज करते हो कि नहीं यार ये प्रोडक्ट जो है ये बेस्ट है। तो इसी तरह होता है ना, ये इसी से मार्केट वैल्यू जो होती है इंक्रीज और डिक्रीज होती है। कुछ समझ आ रहा है? तो ये हमारे पास ये कैश फ्लो स्टेज जो होता है, ये बेसिकली आपकी मैच्योरिटी स्टेज को डिफाइन करता है, जहां से आप ये थिंकिंग करते हो या आप अपनी पॉलिसी डेवलप करते हो। जो एनालिस्ट होता है वो एनालिस्ट करते हैं कि वो अपनी न्यू प्रोडक्ट के साथ दोबारा मार्केट में कैसे इसको, अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए चलाया जा सकता है। अगर नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली बस बिजनेस क्या होगा, डिक्लाइन तो होगा, ऑटोमेटिकली पॉइंट ऑफ डिफॉल्ट में चला जाता है। ये कंपनी के जो डिफॉल्ट के जो होते हैं, ठीक है ना, सही है। यही होता है कि वो कम्पीट नहीं कर पाता मार्केट में, सही है ना। जो हमने 5 फोर्सेस की बात की, तो वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता, उसके पास भी टेक्नोलॉजी नहीं आती, कोई इनोवेशन नहीं आता, कोई और इस तरह नहीं होता जिससे वो अपनी प्रोडक्ट को आगे ले जा सके, ठीक है ना। तो एक स्टेज पर उसमें वो डिक्लाइन की तरफ आता है। तो डॉग स्टेज जो होता है, ये लो मार्केट और लो ग्रोथ स्टेज को डिसाइड करता है। अगर आपके पास बिजनेस मार्केट डॉग स्टेज में आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस क्या होगा, लो भी रहेगा, अनस्टेबल भी होगा, कैश फ्लो जो होगा नेगेटिव होगा, डाइवर्स्ट, यहां से आप डाइवर्स्ट करोगे, सही है ना। अब उस बिजनेस पे यहां पर ये डिक्लाइन स्टेज है, फिर उसमें मजीद आप बिजनेस में मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। The cow or dog, the attributes, like why to have cow and a dog? Why to? Like the attributes wali, the numuna wali the series.
ديك خبرت زد باش ما درجه شمس کې دا بي سي جي بلډ دی وتا سره هیلپ دا کیږي کیش کاو چې کوم دی نو دې کې دا و بزنس ډیر زیات انکم جنریټ کوي نو دی وجه د دې لکه یا کوم داسې دی بل وایي سپورټ دی بل پارت کوي دی بل پارت دی خوري هم او تعالی درکې هم دی صرف خوري تعالی دی سره درکې دلته دی د دې سیمز نه دا بیسیکلی دی دا ایکسپلین کړی دی کنه ٹھیک څه ہے مونږ څه کوو لکه فور ایگزامپل سٹار دی سٹار موږ څه د پاره یوز کوو شاینینګ د پاره یوز کوو کنه ٹھیک ده کنه سٹار دی کنه چې کله موږ سٹار خبره کوو صحیح ده یو رینګ دی کنه ٹھیک ده سٹار نو هغه سٹار موږ ویل چې هاي لیول هاي رینګ هاي رینګ چې کوم دی هاي اچیومنت چې کوم موږ ورته ویل شو صحیح ده نو هغه نه پوینټ سره د دې سے مضمون دا سرٹیفائی شي کلیئر ہے تو پوائنٹ یہاں پر ہمارا پاس کیا تھا بی سی جی میٹرکس کے حوالے سے کہ یہ ہمیں اسی کی بیس پہ جو اسٹریٹجیز جو انالیسس ہوتا ہے طالب یہ تو یہی ہے نا کہ یہاں پر میں نے جس طرح میں نے کہا کہ یہاں پر بزنس کے پاس کیش بہت ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ آگے فیوچر اسٹریٹجی ڈیولپ کرتا ہے کہ وہ کس اسٹیج پہ کیسے اس کو اچیو کرے گا ٹھیک ہے کہاں پر اس کو انویسٹ کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو بیسیکلی یہ آپ کی بی سی جی میٹرکس تھا جو ہم ایکسپلین کرتا ہے مارکیٹ شیئر کی اور اس کا کمپنی گروتھ کے حوالے سے ٹھیک ہے کمپیئر ٹو دا لائف سے کلیئر ہو گیا کوئی کوشچن ہے تو Sir, वैसे just for the sake of discussion, جی جی एक चीज already implemented है, तो business के flop क्यों हो जाते हैं? ہاں یہی تو اب فار ایگزامپل ہم کسٹمر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے نا بزنس فلوپ آپ پروڈکٹ کو پروڈیوس کر رہے ہو کس کے لیے کر رہے ہو کسٹمر از دا کنگ آف دا مارکیٹ اور ناٹ کہہ سکتے ہیں ہاں مطلب یہ کہ آپ کا پورا بزنس جو ہے کس چیز پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کسٹمر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کسٹمر کی آپ پروڈکٹ کس لیے پروڈیوس کر رہے ہیں کسٹمر کی نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے کر رہے ہیں ہاں صحیح ہے کسٹمر کی نیڈ ہے کہ ٹائم تک آپ کی نیڈ ہوتی ہے بینگ اے کسٹمر ہوتی ہے ایک چیز کی ضرورت تو ساری عمر تو وہ نیڈ وہ نہیں رہے گی اس میں چینج بھی آئے گا اس میں وہ جو سیٹسفیکشن لیول ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ ایک تو نہیں رہے گا آپ چینج کی طرح بھی جاؤ گے آپ کچھ نیا چیز بھی اپلائی کرنا چاہو گے صحیح ہے ٹھیک ہے تو کسٹمر کی جو پرائرٹیز ہوتی ہے وہ ہمیشہ سیم نہیں رہے گی چینج ہوتی رہتی ہیں تو اگر کسٹمر کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہے ہو سکتی ہے تو جو پروڈکٹ جس کسٹمر کے لیے پروڈیوس کر رہا ہے وہ تو وہی رہے گی وہ تو وہی رہتی ہے نا پروڈکشن تو وہی رہے گا ٹائم پہ مطلب چینج نہ کرنا خود کو ہاں فار ایگزامپل اگر آپ ایک گاؤں میں ہیں اور ہم سٹار کی طرف نہیں جا رہے یا کوشچن مارک نہیں جا رہے تو لازمی بات ہے کہ پھر وہ کرے گا Sir, यहाँ पे luck फिर कहाँ पे luck suppose luck है जैसे sir let's go by this way कि मुंह सरा आवाज़ उच्चाई वाला مطلب تو ہم جہاں پہ وہاں پہ کریں گے جب آپ ریالٹی سے ہٹ کے بات کرتے ہو اب یہاں پر تو ہم ریالٹی بیس سر آپ کو کوئی کمپیٹ نہیں کر سکتا وہاں پہ بھی آپ کی لڑ چل رہی ہے آپ کو کوئی ایسا کمپیٹیٹر نہیں پیدا ہو رہا لیکن حالانکہ ایپل جو ہے تو اس کا کمپیٹیٹر ہے اینڈرائڈ لیکن اس طریقے سے اس کو آل اوور دی ورلڈ جو ہے لیکن ابھی کرنٹ تو میں پاکستان میں نہیں کہہ سکتے لیکن بعض ایک کنٹری میں ایپل جو ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ سیمسنگ فرسٹ پہ کیوں ہے فرسٹ پہ تو نہیں ہونا سیکنڈ پہ تو نہیں ہونا چاہیے فرسٹ پہ ہونا چاہیے فرسٹ پہ سیکنڈ پہ کیوں ہے کیا وجہ ہو سکتی ہے پریورٹی کسٹمر پریورٹی کاسٹ لیڈر ہاں کاسٹ ہو سکتا ہے کسٹمر کی اس کی انفلیشن ریٹس ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا حالانکہ برانڈ ویل برانڈ ہے آپ کو پتہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی وائز کوئی اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے کوالٹی کے لحاظ سے لیکن پھر بھی آپ کہہ دو کہ کیونکہ اب یہاں پر یہ کیا ایک انفلیشن ریٹ بھی اس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کی جو پرائزنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہے وہ بھی اس میں شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے جب آپ اپنی پروڈکٹ کو لانچ کرتے ہیں تو پروڈکٹ پوزیشننگ پرائزنگ اور اسٹریٹجی یہ چاروں چیزیں ہوتی ہیں پروڈکٹ ہوتی ہے پوزیشننگ ہوتی ہے پرائزنگ ہوگی اور آپ کی اسٹریٹجیز اس میں شامل ہوتی ہے جس کی بیس پہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کمپیٹ کرتے ہو یہ چاروں چیزیں ہوں گی نا ٹھیک ہے تو لازمی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہو لک کی تو آپ کیا کہہ سکتے ہیں لیکن آپ تو گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھو گے کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے اب ڈاگ پہ جو ہے آپ کو پتہ ہے گراؤنڈ ریالٹی کے زیرو ہے اور آپ بھی اس میں بزنس میں انویسٹ کر رہے ہو تو یہ آپ کی کیا ہوگی اب یہ آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں میں لک پہ جاتا لک پہ اپلائی کرتا ہوں نہیں
लेकिन आपको पता है कि आपके मार्केट शेयर भी लो है, आपकी ग्रोथ भी लो है, हाँ, लेकिन आप इन्वेस्ट करो कि नहीं मैं लक पे जा रहा हूँ, तो क्या ये आपकी बेवकूफ़ी होगी कि नहीं? कल मत न्यूज़, हाँ, समझ आ रही है ना? तो आगे जाए, ये बेसिकली आपको ये एक्सप्लेन कर रहा है। इसके बाद मैकिंजी 9 बॉक्स मैट्रिक्स, 9 बॉक्स मैट्रिक्स, इसी के एडवांस लेवल हम कह सकते हैं, ठीक है। जो एक टूल होता है जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं या एनालिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में मैकेंजी ने बड़ा काम किया है। मैकेंजी 5 4 ज्यादातर जो है ये इनकी जो स्ट्रेटजी है इसी को फॉलो किया जाता है। इस तरह जनरल मैनेजमेंट में भी मुख्तलिफ किस्म के जो इकोनॉमिस्ट होते हैं या साइंटिस्ट होते हैं या मैनेजमेंट एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की जो, क्योंकि हम जो है ज़्यादातर सब्जेक्ट में कंटेक्स्ट में उसी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जिसकी बेस पे एक सब्जेक्ट या एक कंसेप्ट डेवलप हो। अच्छा, ये मैकेंजी 9 बॉक्स जो मैट्रिक्स है, इट इज अ स्ट्रेटेजिक टूल that offer a systematic approach for multi-business corporation to prioritize its investment among the business unit, ठीक है ना। यही प्रोडक्ट लाइन जो बात की गई है ना बीसीजी मैट्रिक्स में, इसी को मजीद ये मैकेंजी जो है आगे 9 बॉक्स में इसको एक्सप्लेन करता है, ठीक है। मैकेंजी जी स्टैंड फॉर जनरल इलेक्ट्रिक, ये जनरल इलेक्ट्रिक जो ग्रुप था उसने ये डेवलप किया था। इज अ फ्रेमवर्क दैट एवलुएट बिजनेस पोर्टफोलियो, प्रोवाइड फर्दर स्ट्रेटेजिक implications and have to prioritize the investment needed for each business unit। शॉर्ट यहाँ पर जो जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स था ये एक्सप्लेन कर रहा था मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर की बेस पे, इसी तरह मैकेंजी जो ग्रुप है ये इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बिजनेस यूनिट की बेस पे इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट या प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ जो होती है उसकी बेस पे ये एक्सप्लेन करता है, ठीक है। इसको दूसरे टर्म्स में ट्रैफिक लाइट भी कह सकते हैं। ट्रैफिक लाइट होता है ना जिसमें रेड ग्रीन और येलो होता है, ठीक है। ये बेसिकली ग्रीन होता है, ये पोर्शन जो है ये ग्रीन, ठीक है। ये आपके पास ये येलो पोजीशन होती है और ये आपके पास रेड पोजीशन होती है। ये जो स्टेजेस होते हैं ये ग्रो को स्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो स्टेजेस होते हैं ये होल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस तरह कैश फ्लो स्टेज था, ठीक है। और ये जो होता है ये हार्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। बिजनेस यूनिट वालों ने शायद पढ़ा भी, ये हार्वेस्ट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये बेसिकली इस ग्राफ का आपको ये जो शक्ल दी गई है, ठीक है, इस ग्राफ का मतलब यहाँ पर 9 बॉक्स है, इस वजह से इसको 9 बॉक्स मैकेंजी ग्रुप के मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये ब्रीफ आपको दिया गया है कि 1970 General Electric was managing a huge and complex portfolio of the unrelated product, ठीक है, and was unsatisfied about the return from its investment in the product। 1970 में General Electric जो ग्रुप है, ठीक है। At the time, companies usually relied on projection of the future cash flows, future market growth, and some other future projection to make investment decision, which was unreliable method to allocate, ठीक है, to allocate the resources, ठीक है। ये brief history यहाँ पर आपको डिफाइन कर रहे हैं। Therefore, General Electric consulted the McKinsey and Company के साथ उन्होंने कंसल्ट किया, and the result क्या, एक 9 box framework was designed, ठीक है। ये फ्रेमवर्क, the 9 box matrix plot the business units, BU stand for business unit, on its 9 cells that indicate, ठीक है, either the company should invest in the product, ठीक है, harvest or divest it, or further research, ठीक है,
further research on the product and invest in it if there is still some resources left. So the business units are evaluated on two axes: industry attractiveness and competitive strength of the unit. ठीक है ना? अब ये उनका अपना एक एग्जाम्पल था जनरल इलेक्ट्रिक का, जिन्होंने ये डेवलप किया था, ठीक है ना, अपनी ही प्रोडक्ट की इन्वेस्टमेंट के लिए कि जो प्रोडक्ट वो लॉन्च कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, आया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके बेस पे मैकेंजी ने ये 9 ग्रुप का जो मैट्रिक्स था ये डेवलप किया और उसने उसको डिफरेंशिएट किया या कंपेयर किया इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का और उसके बिजनेस यूनिट का या प्रोडक्ट का जो स्ट्रेंथ होता है इसकी बेस पे, ठीक है। ये बेसिकली इसकी हिस्ट्री है, ठीक है। अब इसने यहाँ पर इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को एक्सप्लेन किया है कि इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या हो सकती है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस इंडिकेट हाउ हार्ड और इजी इट विल बी फॉर अ कंपनी टू compete in the market and earn profit. इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस का मतलब यही है ना, ठीक है, कि आप अपनी बिजनेस यूनिट को फॉर द लॉन्ग टर्म या इन द लॉन्ग टर्म किस तरह compete करते हो और अपनी प्रॉफिट किस तरह अर्न करते हो, जिससे आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस क्या हो, डेवलप। सही है, अट्रैक्टिवनेस इसी को डिफाइन करता है। मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री इन द मोर अट्रैक्टिव, यही है ना। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, सही है, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, उसकी मार्केट वैल्यू या उसका प्रॉफिटेबल पोजीशन को मेजर करते हो। क्योंकि जब आप मार्केट शेयर खरीदते हो तो मार्केट शेयर का मतलब ये होता है कि आप कुछ डिविडेंड अर्न कर, प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो, तो प्रॉफिट आपको डिविडेंड की सूरत में पे होता है और डिविडेंड आपको कहाँ से पे होगा, कंपनी के प्रॉफिट से पे होगा। लेकिन अगर कंपनी प्रॉफिट ही नहीं करती तो आपको डिविडेंड कहाँ से मिलेगा, समझ आ रही ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि आपके लिए ज़्यादातर नॉर्मली तो होता ही नहीं है, लेकिन जनरल एग्जांपल में दे रहा हूँ कि आप जब आपको ज़्यादातर आपका कंपनी वही आपको अट्रैक्ट करेगी जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, यही होता है, ठीक है। तो बेसिकली द मोर प्रॉफिटेबल द इंडस्ट्री द मोर इट इज द मोर अट्रैक्टिव, ठीक है ना। एंड सो इट बिकम व्हेन एवलुएटिंग द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस, analysts should look how industry will change and the long run rather than in the near future because the investment needed for the product, ठीक है, for the product usually require long term lasting commitment, ठीक है ना। तो इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बेसिकली कंपनी के प्रॉफिटेबल पोजीशन की बेस को डिफाइन करती है, सिंपल। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस consists of the many factors that collectively determine the competitive level, ठीक है, and it there is no definite list of which factors should be included to determine the industry attractiveness, but the following are the most common, ठीक है, जिसके बेस पे हम इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, मेजर कर सकते हैं। लॉन्ग रन ग्रोथ रेट देखते हैं ना, ठीक है, सही है। कोई भी इंडस्ट्री आप एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, जब आप उसकी प्रीवियसली 5 ईयर 10 ईयर का ग्रोथ रेट देखते हैं कि ग्रोथ रेट कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जो है वो हाई है या लो है, ठीक है, तो आप उसकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं कि लास्ट 5 ईयर ये इंडस्ट्री अट्रैक्ट हो रही है इन द मार्केट, सही है, ठीक है ना। इसकी ग्रोथ रेट से आप उसको इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को मेजर कर सकते हैं। अगर ग्रोथ रेट हाई है तो इंडस्ट्री हाई अट्रैक्टिव होगी, सही है ना। ग्रोथ रेट लो है तो हम कह सकते हैं कि लो अट्रैक्टिव हो सकती है। इंडस्ट्री साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है ना। जिस तरह इंडस्ट्री में हमारे पास स्मॉल साइज और मीडियम लाइज और कॉर्पोरेट में बिजनेस होते हैं ना, ठीक है ना, तो जितना बिजनेस ज्यादा साइज एक्सपेंडेबल होता है, ठीक है, हम उसको ज्यादा अट्रैक्टिव इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उनकी जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो होता है वो कंपेयर टू द अदर स्मॉल मीडियम या मीडियम लेवल जो होगा वो हाई होगा, सही है। एसेट लेवल के लिहाज से, इक्विटी के लिहाज से और बिजनेस स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, रिसोर्सेज के लिहाज से, मार्केट कंट्रीब्यूशन के लिहाज से, ठीक है,
मार्केट प्रोडक्ट के लिहाज से, ठीक है, वगैरह वगैरह, हम उसके साइज के हिसाब से भी उसको इंडस्ट्री को अट्रैक्टिवनेस को मुहैया कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ये बाकी भी इसमें है कि इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी है, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर हो गया, चेन में डिमांड पोजीशन होती है, प्राइस ट्रेंड की वजह से होता है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर भी आता है, मार्केट कंपटीशन भी आती है, ठीक है ना। competitive strength of the business unit or product होते हैं, these are the factors through which you can measure the industry attractiveness. Clear हो गया? फिर उसके बाद जो होता है, these are the factors that determine the competitive strength of the business unit. ठीक है ना, कि हम बिजनेस यूनिट को की स्ट्रेंथ को किस तरह हम डिटरमाइन कर सकते हैं, टोटल मार्केट शेयर, ठीक है ना। अब बिजनेस यूनिट है ना, तो बिजनेस यूनिट का मतलब है कि एक यूनिट है जो कि एक प्रोडक्ट लाइन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट लाइन की हम मार्केट शेयर से हम उसकी बिजनेस यूनिट की टोटल की स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं। मार्केट शेयर ग्रोथ कंपेयर टू द राइवल्स, इसी तरह ब्रांड स्ट्रेंथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी कस्टमर लॉयल्टी हो गया, रिसोर्स और कैपेबिलिटी होती है, बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ ऑफ द वैल्यू चेन होते हैं, लेवल ऑफ द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशंस होती है, प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटीज होती है, जिसके जरिए आप कंपनी के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज में कैसे ग्रुप के आपको दिखाएंगे कि हेल्प टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। ये जो मैकेंजी ग्रुप है, क्योंकि ये बेसिकली आपको रिलेशनशिप एक्सप्लेन कर रहा है मार्केट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस यूनिट का स्ट्रेंथ पे, ठीक है ना। दोनों को आप किस तरह कंपेयर करते हो, और ये आपको डिफाइन करता है 3 स्टेजेस में या 3 लाइट्स में, ठीक है ना, कि या तो आपको बिजनेस को मजीद ग्रो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस यूनिट इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और स्ट्रेंथ के लिहाज से होल्ड येलो पोजीशन पे डिफाइन आ रहा है, ठीक है ना, तो आपको किस तरह उसको होल्ड करना चाहिए, ठीक है। या अगर आपके पास रेड लाइट पोजीशन में आ रहा है तो आप उसको किस तरह फिर आगे उसकी डाइवेस्टिंग किस तरह कर सकते हो, या आपको किस तरह डाइवेस्ट करना चाहिए, ये तो आपको एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इसका एडवांटेज क्या है कि हेल्प टू प्रायोरिटाइज द लिमिटेड रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू अचीव द बेस्ट रिटर्न, ठीक है ना। क्योंकि आपकी जो रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है, अगर आप बिजनेस यूनिट की इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को कंपेयर करते हो, मार्केट शेयर को कंपेयर करते हो, कंपनी ग्रोथ को मेजर कर रहे हो, या आप अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे हो, इन तमाम चीजों का ताल्लुक जो आपके रिसोर्सेज से होगा, किस चीज से होगा, रिसोर्सेज से होगा। तो ये बेसिकली इस ग्रुप को, इस फ्रेमवर्क का या इस जो होता है, ये क्या कहते हैं, बॉक्स का मतलब ये होता है कि आपकी जो लिमिटेड रिसोर्स होती है उसको आप प्रायोरिटाइज पे किस तरह आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको किस तरह अपनी बेस्ट रिटर्न के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको हेल्प करता है। मैनेजर बिकम मोर अवेयर, ठीक है, इससे मैनेजर जो होता है क्या हो जाते हैं, मोर अवेयर हो जाता है ऑफ योर प्रोडक्ट और बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस से, ठीक है ना। इससे उसकी बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस जो होती है वो मजीद मैनेजर जो होते हैं वो अवेयर हो जाता है, ठीक है ना। और जो भी सोफिस्टिकेटेड पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क जो होता है देन बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है ना, यानी आपको ये एडवांटेज होता है कि आप मजीद अपनी पोर्टफोलियो फ्रेमवर्क को मजीद अपग्रेड कर सकते हैं और उसमें मजीद बेहतरी ला सकते हैं कंपेयर टू द बीसीजी मैट्रिक्स। इसी तरह आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजिक स्टेप that the company need to make to improve their performance of their business portfolio, सही है ना, ठीक है। यानी कि ये आपके पास क्या होती है, ये आपको आइडेंटिफाई करता है कि आप अपनी स्ट्रेटजीज के लिए किस तरह मजीद उसको स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं और मजीद अपनी बिजनेस यूनिट परफॉर्मेंस को मजीद किस तरह बेटर कर सकते हैं, ठीक है ना। प्रोडक्ट लाइन के हवाले से होते हैं, ओवरऑल बिजनेस यूनिट के हवाले से होती है, ठीक है। तो ये आपकी एडवांटेजेस पे एक आ जाती है। कुछ डिसएडवांटेज भी इसमें यहाँ पर रिक्वायर मेंशन की गई है इस हवाले से। अब यहाँ पर जो बीसीजी मैट्रिक्स होता है, सॉरी बीसीजी मैट्रिक्स हो गया या 9 बॉक्स मैकेंजी जो ग्रुप है, ठीक है ना, रिक्वायर अ कंसल्टेंट और हाईली एक्सपीरियंस्ड पर्सन। अब ये जो होता है ये जो स्ट्रेटजी डेवलप करना होता है किसी आम बंदे का काम तो नहीं होता, एक्सपर्ट उसमें रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हाई कंसल्टेंट होता है, हाई एक्सपीरियंस पर्सन टू डिटरमाइन द इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ as accurately as possible, so it is costly to them,
टू कंडक्ट, ज़्यादातर कॉस्टली हो सकता है। अब इसमें जो इस तरह की जो एनालिस्टिंग होती है, ये किसी एक बंदे का काम भी नहीं होता, एक पूरा टीम इसके लिए रिक्वायर्ड होता है, तो ये कॉस्टली पड़ सकता है, ठीक है। सो इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सिनर्जीज दैट कुड एग्जिस्ट बिटवीन टू और मोर बिजनेस यूनिट, ठीक है ना। तो और इसी तरह बाज़ों का जो होती है सिनर्जी जो होती है, जब आप डिफरेंट इन्वेस्टमेंट करते हो, डिफरेंट यूनिट्स में करते हो, डिफरेंट बिजनेसेस में करते हो, ठीक है ना, या जिस तरह मर्जिंग हम करते हैं बिजनेस की, तो वो क्या कहते हैं कि उसमें हम इसको काउंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको सिंगल यूनिट बिजनेस यूनिट की बेस पे आप उसको मेजर करते हो। लेकिन अगर आप डिफरेंट यूनिट को कंपेयर करते हो तो फिर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। नीचे यहाँ पर ये था मैकेंजी का बेसिकली बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है, जो कि आपको ऑन द बेस ऑफ बीसीजी मैट्रिक्स आपको कंपेयर कर रहा है, इवैल्यूएट कर रहे हैं आपके लिए इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस को और बिजनेस यूनिट की स्ट्रेंथ को, समझ आ रही है, ठीक है। बाकी कंसेप्ट जो बीसीजी मैट्रिक्स का था वही यहाँ पर आप अप्लाई करते हो कि कौन सी कहाँ पर जो जिस तरह बीसीजी मैट्रिक्स में हमने बात की ना, ठीक है, कि कौन सी पोजीशन जो होती है आपके लिए इन्वेस्टेबल है, कौन सी आपके पास डाइवेस्टेबल है, तो उसी की बेस पे फिर फाइनली आप एक स्टेज पर पहुंचते हो, ठीक है। इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस या स्ट्रेंथ की बेस पे अगर फॉर एग्जांपल लो स्ट्रेंथ है तो आप फिर वहां पर डिसाइड करते हो कि आपको इन्वेस्टमेंट आपको डाइवर्स करना चाहिए कि नहीं, आपको मेंटेन रखना चाहिए कि नहीं, आपको आगे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो उसी पॉइंट कंसेप्ट के लिहाज से फिर आगे आप डिसीजन ले सकते हो या स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हो। नीचे फिर इसको एक्सप्लेन किया कि डिफरेंस किया गया, तो डिफरेंस आपके पास यही, आपके पास ये डिफरेंस है, ठीक है ना। आपको ये जो आपने अभी जो डिस्कस किया है ये दरमियान में इसी के एक आपके पास डिफरेंस यही है कि आपके कंपनी मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर को डिफरेंशिएट करेंगे, आपकी इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस और आपको ओवरऑल बिजनेस यूनिट के स्ट्रेंथ के दरमियान जो होता है कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है ना, सही है। तो ये आपके पास इसमें एक शॉर्ट डिफरेंस है, इसका कंप्रिहेंसिव दे गया, ठीक है। शॉर्ट एनालिसिस आप लोग भी शॉर्ट एनालिसिस जो आता है दिस इज आल्सो वन ऑफ द टूल, ठीक है, जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट होते हैं वो यूज करते हैं अपनी बिजनेस की स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, वीकनेसेस को, थ्रेट्स को मेजर करते हैं इसके जरिए और उसके बेस पे अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। ये मैं आप लोगों में छोड़ूंगा, आप लोग फिर उसको आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो होगा ये ठीक है ना। और इसके बाद इसमें ये स्ट्रेंथ वीक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इसको टॉस मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसी स्ट्रेंथ को क्या कहते हैं जो होता है, और ये मार्केट लाइफ साइकिल जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, ये मार्केट लाइफ साइकिल होता है। इसी में हम ये तमाम स्टेजेस में ये सिंगल प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट लाइन साइकिल जो होता है, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट के हिसाब से हम इसको मेजर करते हैं। और बीसीजी मैट्रिक्स को जो लाइन मैन्युफैक्चरर होते हैं वो प्रोडक्ट लाइन के हिसाब से होता है, डिफरेंट प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको एज अ टूल यूज करते हैं टू मेजर द स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंपनी, ठीक है जी सर। होपफुली आप लोग कोई मुश्किल नहीं होगी इसमें। तो ये बेसिकली आज का ये ओवरऑल आपके पास ये आपकी लेक्चर का चैप्टर 2 का, ठीक है। इसके बाद जो ये थर्ड चैप्टर जो है ये थर्ड चैप्टर बेसिकली यही बीसीजी और 9 मैक्स मैट्रिक्स का होगा, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें फिर इसको मजीद एक्सप्लेन किया गया है, बाकी चीजें कंसेप्ट वही है, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है ये आपके पास जो बीसीजी मैट्रिक्स है या मैकेंजी का ग्रुप है या फ्रेमवर्क का जो है ये बेसिकली इसी को मजीद एक्सप्लेन किया गया है, तो उसमें कोई उसकी जरूरत नहीं होगी। तो ये आपका इसमें शामिल होगा, ये थर्ड जो चैप्टर होगा उसको हम मिड कोर्स में इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर्स जो हैं तो मिड टर्म में 3 चैप्टर्स ये होंगे और एक से ना मैनेजमेंट का एक मैंने आपको वो किया था मैनेजमेंट के हवाले से, जो मैनेजमेंट ग्रुप है इसमें जनरल मैनेजमेंट वाले उसका मैंने किया। तो ये स्ट्रेटेजिक में ये 3 आपके उसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये थर्ड है, ठीक है। ये स्टेप्स होते हैं स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन के हवाले से, और मैं नीचे इसमें ये देखें, ये आपको मजीद वही चीज आपको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। इसमें कुछ इकोनॉमिक्स के टॉपिक आते हैं लेकिन ये भी हम डिस्कस कर लेंगे।
पॉइंट मेरा यहाँ पर ये था। इसके बाद ये बेसिकली इंटरनेशनल पोर्टफोलियो एनालिसिस में ये बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है, ठीक है, ये बीसीजी बिजनेस पोर्टफोलियो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना, ये आपको वही सिर्फ एक्सप्लेन कर, ठीक है। मैंने आपको ये शेयर किया था, ये मैनेजमेंट वालों के लिए और ग्रुप में मैंने शेयर किया, ठीक है। आज मैंने ये 2 यूनिट आपको शेयर किए, अभी जो हमने खत्म की ये सेकंड 2 ये 2 था, ठीक है, सही है। और मैं इधर आपके साथ ये थर्ड भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। 4-5 ये यहाँ तक इसका जो स्ट्रेटेजिक का बेसिक का सेट होगा, फिर उसके बाद आगे हम केस स्टडीज की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये बेसिक हो जाए तो साथ हम केस स्टडीज की तरफ जाएंगे। और मैं आपको एक पेपर भी शेयर करूंगा, शायद ये पेपर आ जाए, ये देखता हूँ कि कौन सा पेपर आपके लिए फिर होगा। एक केस स्टडीज के हवाले से मैं आपको एक केस पेपर शेयर करूंगा, ठीक है। वो पेपर आप फिर पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको साथ में स्टडी करना है, ठीक है। एक केस स्टडी होगी, ठीक है, उसको आप वो करेंगे, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वो केस स्टडी आपका एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। कंसेप्ट आपका ये तमाम चीज़ होगी। अच्छा, मैंने आप लोगों को असाइनमेंट जो दिया था उस दिन, तो उस लास्ट क्लास में कौन नहीं दिया? लास्ट आप लोग नहीं थे, ठीक है। तो असाइनमेंट दिया था, तो अभी मुझे सिर्फ 2 असाइनमेंट रिसीव हुए हैं, नियाज साहब का और एक क्या नाम, विशाल साहब का, ठीक है। तो ये असाइनमेंट अपने साथ नोट कर लें, लास्ट वाला। और ये अभी जो करंट है, मैं अभी करंट भी आपको एक असाइनमेंट मिल गया, उसको भी आप और इसको मैं ग्रुप में मैं शेयर कर दूं कि नियाज साहब आप कर दें। जी सर, मैं कर दूँ। ठीक है, दोनों, ठीक है। ठीक है। अभी तो ये आपका ये करंट हो गया, ठीक है। लास्ट वाला नोट कर ले, जो लास्ट असाइनमेंट 1 था। ठीक है। लास्ट में हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को डिस्कस किया था नेचर में भी, ठीक है। और उसी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को हमने असाइनमेंट में मैंने कहा था कि इसको मेजर करें किसी भी बिजनेस सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनी बिजनेस सेक्टर जो आपको ये जो इंडिविजुअली, सही है ना, सेम नहीं, हर कोई एक इंडिविजुअल बिजनेस सेक्टर को एग्जांपल के तौर पे उनकी जो एनवायरमेंटल कौन से ऐसे एनवायरमेंटल जो उनकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस को अफेक्ट करती है, ठीक है, पाकिस्तान में कोई भी एनवायरमेंट। तो ये मैंने आपको एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है। और अभी सेकंड असाइनमेंट जो है आज के लेक्चर के हवाले से हम कर देते हैं, ठीक है। तो एक टास्क भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। इसी बीसीजी मैट्रिक्स को और मैकेंजी जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी कंपैरिजन वो कर लें, कंपैरिजन एक असाइनमेंट आप लोग कर लें, ठीक है, ताकि आप लोगों को उसमें मजीद और उसको कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन में कर लें, तो वही आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आप लोगों के लिए नोट्स मैं वैसे भी दे रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक एग्जाम्पल के तौर पे करें, जिस तरह इसमें आप लोग कर रहे हैं ना, तो किसी भी बिजनेस या कोई भी कंपनी है, उसकी बेस पे एग्जाम्पल की बेस पे पीसीजी मैट्रिक्स और मैकेंजी मैट्रिक्स को कंपैरिजन करें, ठीक है।
ठीक है attendance huh? बाकी स्टूडेंट्स कभी एक क्लास में आते हैं कभी दूसरे क्लास में आते हैं सेवाएं बुनियाद में आपकी क्लास की नहीं थी बस वो फर्स्ट क्लास थी क्लास में हिसाब से ईयर से कुछ नहीं यार जवाब से हाँ क्या दी तो 10 نظم بروسس أدرس إيشوز غيره अच्छा अच्छा एग्जाम के पास तो सब्जेक्ट नहीं करते after 2 weeks आफ्टर 2 वीक्स कभी बरून ब्रोकेशन आफ्टर 2 वीक्स मतलब डालने चाहिए सब्जेक्ट है 4 5 दिन हाँ जी 5 दिन February end के बीच February end के साथ like I was spun to 12 basically 10 February 26 10 11 February दी दा कड़ा छे after 6 or 7 ना after 7 weeks छे 6 weeks छे move exam दा को that's the first week no let's see but almost as a mid course को लगा है ना नेक्स्ट वीक को हम क्लास में नेक्स्ट वीक को क्लास में शिकायत हां